गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ दोस्तों सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि अरब का एक आक्रांता था। तो इसे आप लोग रोवर या सिंध के युद्ध के रूप में ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ 712 एडी या ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा और दाहिर सेन की दोस्तों बुरी तरह से पराजय हुई। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया अरब के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर, जिसे हम लोग याद रखेंगे रोवर या सिंध के युद्ध के रूप में, जो कि हुआ 712 ईस्वी में। तो यहां पर दोस्तों इतनी बात आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग मोहम्मद बिन कासिम और जजिया कर से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जजिया कर इस्लामिक राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक कर था और यह धर्म के आधार पर लगाया जाता था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में पहला सफल आक्रमण दोस्तों हुआ अरबों के द्वारा, जिसमें भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर। तो वो भारत पर पहला सफल आक्रमण था। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया अरबों के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भारत पर दोस्तों अरब की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब उस समय सिंध के राजा थे दाहिर सेन और उनकी राजधानी थी अलौर। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दाहिर सेन जो कि सिंध के राजा थे, उनकी मृत्यु हुई रोवर या सिंध के युद्ध में। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अरबों का भारत में पहला अस्थाई शासन कहां पर लागू हुआ या स्थापित हुआ, तो वो है सिंध। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम को किसने दोस्तों भारत में भेजा, तो वो था उस समय अरब का खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ। फिर जब मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया सिंध में, तो उसकी उम्र कितनी थी, तो वो थी 17 वर्ष। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जजिया कर और मोहम्मद बिन कासिम से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला मुस्लिम आक्रांता आप लोग ध्यान में रखिएगा महमूद गजनवी, जो कि आया था अफगानिस्तान के गजनी शहर से। और इसने 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत में कई जगहों पर आक्रमण किए और लूटपाट की। तो इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया दोस्तों भारत में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था पंजाब में और वहां पर लूटपाट की। और जब इसने पंजाब पर आक्रमण किया तो वहां के राजा थे जयपाल। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, जिसे हम लोग वहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये वहिंद का युद्ध हुआ था आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच में, और इस युद्ध में आनंद पाल पराजित हो गए थे। और इसके बाद आप लोग यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद
ज्वाला देवी मंदिर जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भयंकर लूटपाट की गई महमूद गजनवी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ज्वाला देवी मंदिर जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उसे किसने लूटा था? तो उसे लूटा था महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोस्तों गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। और उस समय गुजरात के राजा थे भीमदेव प्रथम। बाकी यहाँ से एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया गया भीमदेव प्रथम के द्वारा। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात पर आक्रमण करके, और उस समय वहां के राजा थे भीमदेव प्रथम, और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था भीमदेव प्रथम के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। फिर लास्ट पॉइंट आपको यहां से ध्यान में रखना है कि महमूद गजनवी की राजधानी क्या थी? तो वो थी दोस्तों गजनी, जो कि पड़ती है अफगानिस्तान में। तो इतना पॉइंट आप लोग महमूद गजनवी से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद महमूद गजनवी के साथ दोस्तों 2 विद्वान भी आए थे, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें एक था दोस्तों अल बेरूनी, जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो अल बेरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ दोस्तों भारत में आया था, और इसने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद। फिर एक और था दोस्तों जो कि आया था महमूद गजनवी के साथ में, और इसका नाम था फिरदौसी, जिसने किताब लिखा था शाहनामा। तो इन 2 लोगों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, अल बेरूनी और इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, और फिरदौसी जिसने किताब लिखा था शाहनामा। इसके बाद नोट्स में दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अल बेरूनी महमूद जिसने लिखा है किताब उल हिंद, ये दोस्तों गजनवी के साथ भारत आया था और यह एक विद्वान था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अल बेरूनी ने जो किताब लिखी है किताब उल हिंद, यह भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान का वर्णन करती है। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि किया गया सिंध पर, जहां के राजा थे राजा दाहिर सेन। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था महमूद गजनवी ने, जो कि किया कुल 17 बार भारत पर आक्रमण। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो था दोस्तों अकबर बादशाह। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जजिया कर पुनः लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और मुस्लिम आक्रांता आया दोस्तों अफगानिस्तान से, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने कुछ युद्ध लड़े जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में पीआरसी तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी की जीत हुई। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया और उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तो तराइन के प्रथम युद्ध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई और उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। फिर
पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर दिल्ली के शासक थे और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों, यह हरियाणा के तराइन या थनेसर के पास लड़ा गया था। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तराइन का दूसरा युद्ध जो कि हुआ 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों पराजय हुई और मोहम्मद गोरी विजयी रहा। और तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हो गई थी। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि 1192 के युद्ध के बाद भारत में तुर्की सत्ता की नींव पड़ गई थी और गोरी ने भारत का शासन अपने गुलामों को सौंप दिया था। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चंदावर का युद्ध जो कि हुआ 1194 ईस्वी में और ये युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। और इस युद्ध में भी दोस्तों गोरी विजयी रहा और जयचंद की हार हो गई। फिर जयचंद के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये थे दोस्तों गढ़वाल वंश के शासक जो कि राज करते थे कन्नौज पर। और इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में गोरी की स्थिति और मजबूत हो गई। फिर 1206 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई दमयका सिंध में खोखरे जनजाति के द्वारा। तो खोखरे जनजाति के द्वारा दमयका एक स्थान है दोस्तों सिंध पाकिस्तान में, जहां पर मार दिया गया मोहम्मद गोरी को 1206 ईस्वी में। फिर इसके बाद गोरी का एक गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद जैसा कि हमने बताया दोस्तों आपको कि जब गोरी की मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, तब इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का शासक बना। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तराइन का पहला युद्ध ये हुआ 1191 ईस्वी में और तराइन के पहले युद्ध के विजेता थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में और इसमें विजेता था मोहम्मद गोरी। और फिर चंदावर का युद्ध आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि हुआ 1194 में और इस युद्ध में राजा जयचंद को हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सल्तनत काल चला दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, कुल 320 वर्ष तक। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया दोस्तों। और इन वंशों को एक क्रम से ध्यान में रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा जो कि है गुल खिले तो सलाम लोदी। तो गुल खिले तो सलाम लोदी, यह ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों ने शासन किया उन्हें आप एक क्रम से याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। तो गुल खिले तो सलाम लोदी, जिसमें गुल से हो गया दोस्तों गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सलाम से हो गया सैयद वंश और लोदी से हो गया लोदी वंश। तो गुल खिले तो सलाम लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर इसके बाद दोस्तों इन वंशों ने कितने कितने वर्षों तक शासन किया उसे आप लोग एक मोबाइल नंबर की तरह ध्यान में रखिएगा जो कि है 84 30 94 36 76। तो 84 30 94 36 76, जिसमें गुलाम वंश ने शासन किया 84 वर्षों तक, खिलजी वंश ने शासन किया 30 वर्षों तक और तुगलक वंश ने शासन किया 94 वर्षों तक और सैयद वंश ने शासन किया 36 वर्षों तक और लोदी वंश ने शासन किया
76 वर्षों तक। तो ये भी दोस्तों आपका काम हो जाएगा यदि आपको ये फ़ोन नंबर याद है 84 30 94 36 76 कि कितने वर्षों तक किस वंश ने शासन किया। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में 5 जो दोस्तों वंश शासन किए उसमें सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन किया तुगलक वंश ने, जो कि किया 94 वर्षों तक, और सबसे कम वर्षों तक शासन किया खिलजी वंश ने, जो कि किया 30 वर्षों तक। तो दिल्ली सल्तनत से आप लोग ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, गुल खिले तो सलाम लोदी। और एक और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा 84 30 94 36 76। फिर इसके बाद आधा काम दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का शासन चला 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, कुल 84 वर्षों तक। फिर गुलाम वंश से दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुलाम वंश को ही ममलुक वंश या इल्बरी वंश कहा जाता है। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश से आपको ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश का शासन चला 1206 से लेकर 1290 तक, कुल 84 वर्षों तक। और गुलाम वंश को ही इल्बरी वंश या ममलुक वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधियां दी गई थी दोस्तों, जो कि है सिपह सलाहकार, लाख बख्श और हातिम दूती। तो सिपह सलाहकार, लाख बख्श और हातिम दूती ये उपाधियां दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर इसके बाद आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला आपको ध्यान में रखना है कुआतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि स्थित है दिल्ली में, और इसका निर्माण कार्य करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और ये मस्जिद स्थित है अजमेर और राजस्थान में, और इसका भी निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि स्थित है दोस्तों दिल्ली में, और इसे बनवाया गया सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, और इसकी स्थापना या फाउंडेशन रखी गई दोस्तों। और इसका फर्स्ट फ्लोर बनवाया गया गुलाम वंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुब मीनार जो कि बना है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, और ये बना है दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई और इसका एक फ्लोर बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों गुलाम वंश का ही एक और शासक आया जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसने कुतुब मीनार के कुल 4 फ्लोर कंप्लीट करवाए। मतलब एक फ्लोर तो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसमें 3 और फ्लोर बनवाए इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद तुगलक वंश का एक शासक था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुतुब मीनार को फाइनली एकदम कंप्लीट करवाया दोस्तों 5 फ्लोर तक। मतलब 4 फ्लोर तक तो बनवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, तो इसमें एक फ्लोर और बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और इस तरह से कुतुब मीनार पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया 5 फ्लोर तक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आता है कि किस बादशाह या शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई।
इसके बाद गुलाम वंश का अगला इंपॉर्टेंट शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बदलकर लाहौर से दिल्ली कर दी। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके कर दिया दिल्ली। फिर इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली या एकता सिस्टम की शुरुआत की। फिर इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी के सिक्के को कहा गया टका और तांबे के सिक्के को कहा गया जीतल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में कि इल्तुतमिश ने जो 2 सिक्के चलवाए चांदी और तांबे को, उसे क्या कहा गया। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो चांदी का सिक्का चलवाया गया उसका नाम था टका और तांबे के सिक्के को कहा गया जीतल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1216 तक बंगाल पर नियंत्रण किया। फिर इल्तुतमिश के ही समय में 1221 में चंगेज खान का पहला आक्रमण हुआ भारत पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश के ही समय में 1221 में चंगेज खान ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। फिर 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त हुआ इल्तुतमिश को। फिर इल्तुतमिश ने दल चलीसा, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। ये दोस्तों 40 लोगों का एक समूह होता था जो कि गुलाम थे और वे युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे या युद्ध करते थे। 40 लोग जो कि गुलाम होते थे, उन्हें दल चलीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। तो दल चलीसा या तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत किसने की, तो वो की इल्तुतमिश ने। फिर ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद गुलाम वंश की अगली शासिका हुई दोस्तों रजिया सुल्तान, और इसका शासन चला था कुल 3 साल 6 महीने और 6 दिन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने दिनों तक चला था, तो वो चला था 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक। फिर इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा रजिया सुल्तान से, कि रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासिका कहा गया और इसे दोस्तों एक उपाधि दी गई थी जो कि थी सुल्तान, न कि सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान को सुल्तान की उपाधि दी गई थी। फिर रजिया सुल्तान के बारे में अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह पुरुषों की तरह दरबार करती थी या लगाती थी और यह पर्दा प्रथा का विरोध करती थी। फिर रजिया सुल्तान की मृत्यु दोस्तों हुई कैथल हरियाणा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रजिया सुल्तान को तुर्क आमीरों का समर्थन नहीं मिला था। तो रजिया सुल्तान के बारे में इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उसका शासन चला कुल 3 साल 6 महीने 6 दिन तक और रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासिका कहा गया और रजिया सुल्तान को उपाधि दी गई थी सुल्तान की, न कि सुल्ताना की। तो क्योंकि दोस्तों पुरुषों के लिए सुल्तान होता है और महिलाओं के लिए सुल्ताना होता है, लेकिन रजिया सुल्तान क्योंकि महिला थी तब पर भी इसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह दरबार करती थी और यह पर्दा प्रथा का भी विरोध करती थी। फिर रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल हरियाणा में हुई और रजिया सुल्तान को तुर्क अमीरों का समर्थन नहीं मिला था।
इसके बाद गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम था बलबन। और बलबन से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था जिल्ले इलाही। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा बलबन से कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन ने दल चलीसा जिसे शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा उसे समाप्त कर दिया। तो बलबन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया जिसे शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। फिर बलबन अपने दरबार में नवरोज उत्सव मनाता था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बलबन एक नीति लेकर आया दोस्तों जिसका नाम है लौह एवं रक्त नीति या आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तो लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत किसने की? तो वो की बलबन ने। फिर इसके बाद बलबन से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। तो इतना पॉइंट आप लोग सबसे पहले बलबन से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग बलबन से ध्यान में रखिएगा कि बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और आमिर खुसरो के बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था या इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई। तो आमिर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आमिर खुसरो तबला सितार कव्वाली के विकासक या आविष्कारक माने जाते हैं। और आमिर खुसरो ने दोस्तों कुछ किताबें लिखी जिनमें से दो का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये है खजाइन उल फुतुह और तुगलक नामा। तो खजाइन उल फुतुह और तुगलक नामा ये किताब किसने लिखा है? तो ये लिखा है आमिर खुसरो ने। फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1206 ईस्वी में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा गुलाम वंश या जिसे ममलुक वंश और इल्बरी वंश भी कहा जाता है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे इल्तुतमिश। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। फिर लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत किसने की? तो वो था दोस्तों बलबन जो कि था गुलाम वंश का। इसके बाद आप लोग देखिए खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासन चला 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, कुल 30 वर्षों तक। और खिलजी वंश की स्थापना की गई जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और खिलजी दोस्तों मूल रूप से तुर्क अफगान थे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर खिलजी वंश के 3 शासक हुए दोस्तों जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला हो गया जलालुद्दीन खिलजी जिसका शासन चला था 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। फिर उसके बाद दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासन चला 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और तीसरा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जिसका शासन चला था 1316 से लेकर 1320 तक। तो आइए इन तीनों के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था और राजधानी थी इसकी दिल्ली। फिर 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। फिर इसके बाद खिलजी वंश का शासक बना अलाउद्दीन खिलजी और इसका शासन चला था 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और इसने एक उपाधि धारण की दोस्तों जिसे कहा जाता है सिकंदर ए सनी। तो सिकंदर ए सनी की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर। फिर
अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में गुजरात पर हमला करके दोस्तों वहां के राजा कर्णदेव को हरा दिया। फिर इसने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर हमला करके वहां के राजा हमीर देव चौहान को हरा दिया। फिर इसका अगला अभियान था दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़, जहां के राजा थे राणा रतन सिंह। तो इसने 1303 में चित्तौड़ पर भी आक्रमण करके राणा रतन सिंह को हरा दिया। फिर 1305 में इसने मालवा पर आक्रमण करके वहां के राजा महलक देव को हरा दिया। और 1307 में दोस्तों इसने देवगिरी पर हमला कर दिया और वहां के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। और 1311 ईस्वी में इसने द्वार समुद्र पर दोस्तों हमला करके वहां के होयसल राजा बल्लाल तृतीय को हरा दिया। और 1311 में इसने मदुरै जीत ली। इसके बाद नोट्स में दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र और मदुरै पर आक्रमण किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र और मदुरै पर आक्रमण किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सैन्य सुधार किए, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दाग प्रणाली की भी शुरुआत की। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें सैनिकों का विस्तृत विवरण होता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देने की भी शुरुआत की। तो यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोई घोड़ों की दाग प्रथा किसने शुरू किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। या हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये कुछ सैन्य सुधार थे, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बाजार सुधार भी किए, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत या खिलजी वंश का ऐसा एकमात्र सुल्तान था जिसने महंगाई पर नियंत्रण किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों बाजार नियंत्रक को कहा गया सहाना ए मंडी। तो सहाना ए मंडी ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रक। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में वस्तुओं की निश्चित कीमतें होती थी और इसके समय में जमाखोरी पर भी प्रतिबंध था। तो ये कुछ बाजार सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास में पहली बार 50% भूमि कर लगाया। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली बार 50% भूमि कर किसने लगाया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर राजधानी को भी दोस्तों सुरक्षित किया अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से। फिर इसकी मृत्यु हुई 1316 ईस्वी में। और इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सनी की उपाधि किसने धारण की, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाजार नियंत्रण किसने किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर 50% भूमि कर किसने लगाया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। खिलजी वंश के बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा तुगलक वंश, जिसका शासन चला 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इनकी राजधानी थी दिल्ली। फिर तुगलक वंश के प्रमुख शासक जो थे उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक और इनका शासन चला था 1320 से लेकर 1325 तक। फिर इसके बाद हुए मोहम्मद बिन तुगलक और इनका शासन चला 1325 से लेकर 1351 तक। फिर इसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक और इनका शासन चला 1351 से लेकर 1388 तक। फिर इसके बाद आए नसीरुद्दीन महमूद और इनका शासन चला था 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक। तो गयासुद्दीन तुगलक ये दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद तुगलक वंश के अगले शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक और इनका शासन चला 1325 से लेकर 1351 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं थी जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप थी लेकिन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें पहली योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों राजधानी परिवर्तन की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी कर ली और राजधानी परिवर्तन का उसका उद्देश्य था दोस्तों कि वह उत्तर और दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और इसके राजधानी परिवर्तन का रिजल्ट या परिणाम यह रहा कि इससे जनता को भारी कष्ट होने लगा, जिससे उसकी जो ये योजना थी राजधानी परिवर्तन की वो असफल हो गई। फिर इसके बाद दूसरी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि थी सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन। और इसमें तांबे के सिक्के के बराबर चांदी के समान मूल्य के सिक्के चलवाए गए, जिससे नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। और ये भी दोस्तों जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा की मोहम्मद बिन तुगलक की वो फेल हो गई। फिर इसके बाद तीसरी योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोआब कर वृद्धि। तो गंगा यमुना के बीच में एक क्षेत्र था दोस्तों जिसको कहा गया दोआब क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कर या टैक्स को बढ़ा दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर उसी समय वहां पर अकाल पड़ गया और उसके बाद वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। तो दोआब कर वृद्धि की जो योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो भी असफल हो गई। फिर चौथा आप लोग ध्यान में रखिएगा खुरासन अभियान। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मध्य एशिया पर आक्रमण की योजना थी दोस्तों खुरासन अभियान से, और फिर इसमें सेना भी बनाई गई, लेकिन इस अभियान को भी रद्द कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसने कृषि सुधार के भी कुछ कार्य किए, जिसके तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एक कोही एक विभाग की स्थापना की जो कि किसानों को ऋण देता था। फिर इसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर दोस्तों लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, न कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों कुछ विद्वान यात्री भी इसके दरबार में आए, जिसमें एक था इब्न बतूता, और ये दोस्तों आया था मोरक्को से, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला या सफरनामा, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया।
फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु दोस्तों 1351 ईस्वी में सिंध में हुई। तो इतनी बात इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये इब्न बतूता दोस्तों आया कहाँ से, तो ये आया मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इसने पुस्तक लिखी रेहला सफरनामा, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। फिर इसने कुछ विभागों की स्थापना की दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात, जो कि दान देता था दोस्तों, दान देने से संबंधित एक विभाग था, उसकी स्थापना की। तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिर दीवान ए बंदिगान, इस विभाग की स्थापना किसने की, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, और दीवान ए बंदिगान एक दास विभाग होता था। फिर दीवान ए इस्तिहाक, ये दोस्तों एक पेंशन विभाग होता था, जिसकी शुरुआत की फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक को लोक कल्याणकारी शासक कहा गया, और इसने दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदिगान और दीवान ए इस्तिहाक विभाग की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों आप लोग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कुछ और महत्वपूर्ण कार्य ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है कि उसने कुछ सामाजिक कार्य भी किए, जैसे उसने दारुल शिफा अस्पताल बनवाया दोस्तों दिल्ली में, और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, और उसने करों में भी या टैक्सों में भी राहत दी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगरों की स्थापना की दोस्तों, जैसे कि हो गया फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद। फिर तुगलक वंश के ही शासनकाल में दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, और तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग तुगलक वंश से ध्यान में रखिएगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। फिर राजधानी परिवर्तन किसने किया तुगलक वंश में, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन लेकर आया, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किसने की, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और लोक कल्याणकारी शासक किसे कहा गया, तो वो कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। और तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो वो था 1398। इतनी बात दोस्तों आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। फिर इसके बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा सैयद वंश, और इसका शासन चला 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। और सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों खिज्र खान, और इसका नाम सैयद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो शासक थे वो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे अपने आप को। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान, और इस वंश का नाम सैयद इसलिए पड़ा क्योंकि इस वंश के जो शासक थे वो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज अपने आप को मानते थे। फिर सैयद वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ दिल्ली पर या भारत पर। फिर इसने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। फिर तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर क्षेत्र का शासक बना दिया। फिर इसके बाद खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी दोस्तों सैयद वंश की। फिर सैयद शासक तैमूर के अधीनस्थ माने जाते थे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर सैयद वंश के कुछ प्रमुख शासकों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला था खिज्र खां, दूसरा था मुबारक शाह, तीसरा था मोहम्मद शाह, चौथा था आलम शाह। तो लास्ट में सब में शाह आ रहा है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा सैयद वंश के शासकों के।
तो इसका संस्थापक बस आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके संस्थापक था खिज्र खां। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैयद वंश से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें पहला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आलम शाह। तैमूर का आक्रमण कब हुआ भारत पर, तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक चला, तो वो चला 14 से 14 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। कुल कितने वर्षों तक चला दोस्तों, तो वो चला लगभग 36 वर्षों तक। फिर सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो वो आया लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोदी वंश का शासन चला था दोस्तों 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, और ये आता है कुल 76 वर्ष। तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था दोस्तों, जिसने शासन किया 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, कुल 76 वर्षों तक। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश था लोदी वंश। और लोदी शासक अफगान पठान थे दोस्तों मूलतः। फिर लोदी वंश के जो शासक थे उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 3 ही हैं, तो 3 आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला हो गया बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की, और इसका शासन चला 1451 से लेकर 1489 तक। फिर इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, और इसका शासन चला 1489 से लेकर 1517 तक। और दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का लास्ट शासक हुआ दोस्तों इब्राहिम लोदी, जिसका शासन चला 1517 से लेकर 1526 तक। तो इसके बाद लोदी वंश का पहला शासक जिसका नाम था दोस्तों बहलोल लोदी, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और बहलोल लोदी को सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने सत्ता सौंपी, और बहलोल लोदी ने एक सोने का सिक्का चलवाया जिसका नाम था बहलोली। तो बहलोली नामक सोने के सिक्कों को किसने चलवाया, तो वो था बहलोल लोदी। फिर बहलोल लोदी ने लोदी गार्डन की स्थापना की या निर्माण करवाया दिल्ली में। फिर बहलोल लोदी के बाद अगला शासक हुआ दोस्तों लोदी वंश का सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, और सिकंदर लोदी ने इसे 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा शहर या नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने, और 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनवाया सिकंदर ने। फिर सिकंदर लोदी ने एक पैमाना इजाद किया दोस्तों, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, और यह पैमाना भूमि माप का एक पैमाना था। तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक पैमाने की मतलब आविष्कार किया या इजाद किया, जो कि भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता था। और सिकंदर लोदी का उपनाम था दोस्तों गुलरुखी। गुलरुखी मतलब ये कुछ लिखता था जिसे गुलरुखी उपनाम दिया गया। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ दोस्तों इब्राहिम लोदी, और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोदी के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। तो इसके बाद आप लोग इब्राहिम लोदी ने कुछ युद्ध लड़े जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो खानवा या खटोली का युद्ध हुआ दोस्तों 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, और इस युद्ध में राणा सांगा जी विजयी रहे और इब्राहिम लोदी की हार हुई। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को मारा नहीं था, इसे जिंदा छोड़ दिया था। इसकी मृत्यु हुई दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और मुगल वंश की स्थापना की। तो इसके बाद आप लोग
इस लोधी वंश के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला हो गया, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बहलोल लोधी। आगरा का संस्थापक कौन था, तो वो था सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। युद्ध में मरने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का, तो वो था इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। दिल्ली सल्तनत के बाद आप लोग देखिए मुगल साम्राज्य, जिसका शासन चला दोस्तों 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। फिर यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1526 ईस्वी में। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का आधार क्या बना, तो वो था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर मुगल के जो शासक थे दोस्तों मुगल साम्राज्य के, वो कौन थे, तो मुगल तुर्क मंगोल मूल के थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ बहादुर शाह जफर। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुगल शासकों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि इसके बाद कौन सा मुगल शासक आया, तो इसमें बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जो लेटर मुगल काल था वहाँ के जो शासक थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर ऐसा क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो पहला आपको ध्यान में रखना है बाबर, जिसका शासन चला 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद आया हुमायूं, जिसका शासन दोस्तों दो हिस्सों में चला। पहला 1530 से 1540, दूसरा 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आया अकबर, और इसका शासन चला 1556 से लेकर 1605 तक। फिर इसके बाद हुआ मुगल बादशाह जहांगीर, जिसका शासन चला 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आया शाहजहां, जिसका शासन चला 1628 से लेकर 1658 तक। फिर इसके बाद आया दोस्तों औरंगजेब, और इसका शासन चला 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद दोस्तों लेटर मुगल काल शुरू हो जाता है, जो कि चला 1707 से लेकर 1857 तक। और जो बाद का मुगल काल था उसके जो शासक थे दोस्तों वो उतने अच्छे नहीं थे या वो उतने काबिल नहीं थे, इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आएगा तो इन्हीं में से आएगा। बाकी बाद में हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में देख लेंगे लेटर मुगल काल को। इसके बाद मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आप लोग देखिए बाबर को, जिसका शासन चला था 1526 से लेकर 1530 तक। और बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, या बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। और बाबर ने दोस्तों एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, या इसे ही बाबरनामा कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, वो किस भाषा में लिखी, तो वो लिखी बाबर ने दोस्तों तुर्की भाषा में। तो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, और वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। फिर इसके बाद बाबर ने दोस्तों कुछ युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से यदि आप लोग हो सके तो याद रखिएगा, नहीं तो सीधे सीधे याद रखिएगा। तो जैसे दोस्तों कोई कहीं पर जाता है तो वो सबसे पहले पानी पीता है। तो बाबर आया, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, और फिर घर गया। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। तो पानी पिए से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाए से हो गया खानवा का युद्ध, और चाय पी से हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर से हो गया दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो ये ट्रिक है दोस्तों, बाबर ने जितने युद्ध लड़े भारत में, या तो आप लोग इस ट्रिक से ध्यान में रखिएगा या तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के
बीच में। और इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया और तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा दोस्तों और इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया। और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। फिर इसके बाद इसने लड़ा दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और इस युद्ध में इसने राणा सांगा को हरा दिया। और इस युद्ध में पहली बार जिहाद का प्रयोग किया गया, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर बाबर ने अगला युद्ध लड़ा दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। फिर इसके बाद बाबर ने अगला युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध जो कि हुआ 1529 में और इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग बाबर से ध्यान में रखिएगा कि बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में और इसका कब्र स्थित है काबुल अफगानिस्तान में। बाबर के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का अगला शासक हुआ बाबर का लड़का हुमायूं और इसका शासन चला दो हिस्सों में, पहला 1530 से लेकर 1540 और दूसरा 1555 से लेकर 1556। और हुमायूं के बारे में पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि इसने लेदर का सिक्का चलवाया या लेदर का कॉइन चलवाया। फिर हुमायूं ने कुछ युद्ध लड़े जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध और चौसा का युद्ध हुआ दोस्तों 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं दोस्तों बुरी तरह से हार गया और शेर शाह सूरी विजय हुआ। फिर दूसरा युद्ध आप लोग ध्यान में रखिएगा कन्नौज का युद्ध या जिसे बिलग्राम या गंगा का युद्ध भी कहा जाता है और ये युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में भी दोस्तों शेर शाह सूरी विजयी रहा। फिर जब चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो गया तो उसके बाद दोस्तों वो फारस ईरान भाग गया किसी खलीफा के शरण में। फिर समय देखकर दोस्तों हुमायूं फिर वापसी करता है 1555 ईस्वी में। फिर इसने युद्ध लड़े कुछ जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला आपको ध्यान में रखना है मच्छीवाड़ा का युद्ध और ये युद्ध हुआ हुमायूं और तातर खां एवं नसीब खां के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा और तातर खां एवं नसीब खां की हार हुई। फिर इसके बाद एक युद्ध हुआ दोस्तों सरहिंद का युद्ध 1555 में ही और इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद हुमायूं की मृत्यु होती है दोस्तों 1556 ईस्वी में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि किस बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो वो था हुमायूं जिसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। फिर इसके बाद हुमायूं के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना अकबर जिसका शासन चला था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। फिर अकबर के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में उमरकोट में राणा वीरसाल के किले में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा 1556 में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खान एवं हेमू के बीच में। हेमू को दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू सुल्तान कहा गया और हेमू का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू और बैरम खान के बीच में। यहाँ पर दोस्तों बैरम खान कौन था, तो ये था अकबर का संरक्षक। तो इस युद्ध में बैरम खान विजयी रहा और हेमू की हार हुई। तो 1556 में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खान और हेमू के बीच में और जिसमें बैरम खान विजयी रहा और हेमू की हार हुई। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हेमू को दिल्ली का अंतिम सुल्तान या हिंदू सुल्तान कहा गया।
फिर बैरम खान के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बैरम खान दोस्तों अकबर के संरक्षक थे, और क्योंकि अकबर बहुत छोटा था तो इन्हीं का शासन चल रहा था दोस्तों 4 सालों तक, अर्थात 1556 से लेकर 1560 तक। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये अकबर के संरक्षक थे और चंदेरी के गवर्नर थे। फिर 1560 ईस्वी में पाटन एक जगह है दोस्तों गुजरात में, जहां पर मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। फिर इसके बाद जब बैरम खान की हत्या हो गई दोस्तों 1560 में, तब अकबर की एक और संरक्षिका थी दोस्तों महम अंगा, जिन्हें अकबर अपनी मां के जैसे मानता था। तो जब बैरम खान की मृत्यु हो गई 1560 में, तो 1560 से लेकर 62 तक फिर किसका शासन चला, तो वो चला महम अंगा का। और महम अंगा के शासनकाल को पेटीकोट गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1562 से लेकर 1605 तक अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन किया भारत पर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अकबर के 9 रत्नों के नाम। तो इसमें पहले हैं अबुल फजल, जो कि थे दोस्तों अकबर के वजीर, और इसने लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अकबर के पहले महत्वपूर्ण नवरत्न थे दोस्तों अबुल फजल, जो कि थे वजीर, और इसने लिखा है अकबरनामा एवं आईने अकबरी। फिर इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा टोडरमल, और ये थे दोस्तों अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। और टोडरमल ने भूमि राजस्व की दहसाल प्रणाली या जब्त प्रणाली की शुरुआत की। फिर तीसरे आप लोग ध्यान में रखिएगा बीरबल, जिनका मूल नाम था महेश दास, ये कानपुर के रहने वाले थे। और बीरबल के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इकलौते ऐसे हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। फिर इसके बाद अगले नवरत्न आप लोग ध्यान में रखिएगा तानसेन, जिनका मूल नाम था दोस्तों राम तनु पांडे, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। और तानसेन के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इकलौते हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना, और यह दोस्तों कवि और योद्धा दोनों था। और अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान का लड़का था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले हो गए दोस्तों मान सिंह, फिर उसके बाद है फैजी, फिर मुल्ला दो प्याजा, और फिर फ़कीर अजीउद्दीन। ये सब दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब्दुल रहीम खान खाना तक आप लोग ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो पूरा ही ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों अकबर के शासनकाल से आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त किया 1563 ईस्वी में, और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। फिर अकबर ने आगरा किले की स्थापना की दोस्तों 1565 ईस्वी में। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था 1558 ईस्वी में। तो अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया 1558 में, और आगरे में आगरा किले की स्थापना की 1565 ईस्वी में। ये थोड़ा डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। और फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया 1575 ईस्वी में गुजरात विजय की याद में। फिर इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना दोस्तों बनवाया 1575 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों शुरुआत में ये अलाउ था सिर्फ मुस्लिमों के लिए, और फिर बाद में ये सभी धर्मों के लिए अलाउ हो गया इबादत खाना। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध, और ये युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और इस युद्ध में अकबर का सेनापति था दोस्तों मान सिंह प्रथम, और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां। और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा और महाराणा प्रताप जी की पराजय हुई। फिर इसके बाद आप लोग
अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी दोस्तों 1582 ईस्वी में, और अकबर ने सुलह ए कुल नीति की शुरुआत की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला मुगल बादशाह जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया वो कौन था, तो वो था दोस्तों बादशाह अकबर। फिर यदि आपसे पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो था जैनुल आबेदीन जो कि कश्मीर का राजा था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला मुगल बादशाह जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया तो वो था दोस्तों अकबर। और वैसे पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया, तो वो था जैनुल आबेदीन जो कि कश्मीर का शासक था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने अकबर के ही शासनकाल में। फिर अकबर के ही शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। फिर मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई दोस्तों अकबर के शासनकाल में। फिर रामलीला की शुरुआत होती है दोस्तों अकबर के शासनकाल में, और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। इतनी बात आप लोग अकबर के शासनकाल से यदि ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों अकबर से। अकबर के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का अगला शासक हुआ उसका लड़का जहांगीर, जिसका शासन चला 1605 से 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है चित्रकला के क्षेत्र में। और ये किसका चित्र होता था दोस्तों, तो वो होता था पशुओं और पक्षियों की। फिर विलियम हॉकिंस आता है दोस्तों जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में, और विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर एक और अंग्रेज आता है दोस्तों जहांगीर के दरबार में 1615 में, जिसका नाम था थॉमस रो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तंबाकू की खेती का प्रचलन ये लेके आए दोस्तों भारत में पुर्तगाली, लेकिन इस पर प्रतिबंध किया जहांगीर और औरंगजेब दोनों ने। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जहांगीर की पहली पत्नी का नाम, जिनका नाम था मानबाई, और इनके पुत्र का नाम था दोस्तों खुसरो। और जहांगीर की जो पहली पत्नी थी मानबाई, जिसका नाम था खुसरो, ये दोस्तों जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाकर मिल गया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी से। फिर इसके बाद जहांगीर ने इन दोनों लोगों की हत्या कर दी 1606 ईस्वी में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जहांगीर की पहली पत्नी थी मानबाई, जिसका पुत्र था खुसरो। उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाकर मिल गया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी से। फिर इसके बाद जहांगीर ने 1606 ईस्वी में दोनों लोगों को मृत्युदंड दे दिया। फिर इसके बाद जहांगीर की दूसरी पत्नी थी दोस्तों, जिसका नाम था जोधाबाई, और इसका नाम था खुर्रम, जिसे हम लोग बादशाह शाहजहां के नाम से जानते हैं। फिर जहांगीर की एक और पत्नी थी दोस्तों, जिसका नाम था मेहरून निसा, और इसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है। फिर नूर जहां के पिता का नाम था दोस्तों मिर्जा घियास बेग, और मिर्जा घियास बेग का मकबरा है जिसका नाम है इत्माद उद दौला मकबरा, जो कि स्थित है आगरे में। और यह मकबरा पितृ ड्यूरा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नूर जहां के पिता का नाम था मिर्जा घियास बेग, और इसका मकबरा है स्थित दोस्तों आगरे में, और इसका नाम है इत्माद उद दौला मकबरा, और यह मकबरा पितृ ड्यूरा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर नूर जहां की माता का नाम था दोस्तों इस्मत बेगम, और इस्मत बेगम को इत्र का आविष्कारक माना जाता है। फिर जहांगीर ने दोस्तों जंजीर ए अदालत प्रथा की शुरुआत की। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जंजीर ए अदालत प्रथा की शुरुआत किसने की, तो वो किया जहांगीर ने। फिर जहांगीर के बाद
अगला मुगल बादशाह हुआ दोस्तों शाहजहां, जिसका शासन चला 1628 से लेकर 1658 तक। और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है वास्तुकला एवं आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। फिर शाहजहां ने दोस्तों लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया। और लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था औरंगजेब ने। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लाल किला जो आगरे में स्थित है उसे किसने बनवाया? तो लाल किला जो आगरा में स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों बादशाह अकबर के द्वारा। और जो लाल किला आगरे में है उसके अंदर जो मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद है उसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। फिर जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों जो कि दिल्ली में है किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद ताजमहल का निर्माण करवाया गया दोस्तों बादशाह शाहजहां के द्वारा। और ताजमहल का निर्माण शुरू होता है 1631 में और इसका निर्माण चलता है दोस्तों 1653 तक, कुल 22 वर्षों तक। तो ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा होता है दोस्तों 22 वर्षों में, जो कि शुरू होता है 1631 में और चलता है 1653 तक। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर ताजमहल के वास्तुकारक थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी ने दोस्तों लिखा है बादशाह नामा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अब्दुल हमीद लाहौरी ये दोस्तों शाहजहां के दरबार में रहते थे और इसने लिखा है बादशाह नामा। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुगल शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा औरंगजेब, जिसका शासन चला था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और इसका राज्याभिषेक दोस्तों दो जगहों पर हुआ, पहला आगरा और फिर दिल्ली। फिर इसने उपाधि धारण की थी कुछ, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो औरंगजेब ने उपाधि धारण की आलमगीर की, जिंदा पीर की और दरवेश की। तो आलमगीर, जिंदा पीर और दरवेश ये दोस्तों उपाधि धारण की गई औरंगजेब के द्वारा। फिर औरंगजेब का शासन दोस्तों सबसे लंबा शासन था और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया भारत में 1679 ईस्वी में। फिर औरंगजेब ने दोस्तों संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह संगीत प्रेमी था किसका? तो वो था वीणा का। फिर औरंगजेब के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे दोस्तों वो थे क्षत्रिय और हिंदू। फिर औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण भारत में बीजापुर को जीत लिया 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को जीत लिया 1687 ईस्वी में। और औरंगजेब की पत्नी का नाम था दोस्तों दिलरास बानो बेगम, या जिन्हें रबिया उल दुर्रानी भी कहा जाता है। तो दिलरास बानो बेगम का मकबरा है दोस्तों जिसका नाम है बीबी का मकबरा। और बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। फिर औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुगल साम्राज्य के बाद दोस्तों आप लोग देखिए विजयनगर साम्राज्य, जिसका शासन चला था 1336 से लेकर 1672 तक। और ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दो सगे भाइयों के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना स्थल कौन सा है? तो वह है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और इस साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य था दक्षिण भारत में हिंदू शक्ति का पुनर्स्थापना करना। फिर इसके बाद आप लोग विजयनगर साम्राज्य में जिन वंशों ने शासन किया उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसे एक क्रम से ध्यान रखने के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा SS
TA, जिसमें एक हो गया संगम वंश, फिर उसके बाद हो गया सुलु वंश, फिर उसके बाद है तुलु वंश, फिर लास्ट है अरवेडु वंश। फिर संगम वंश का दोस्तों शासन चला था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। सलु वंश का शासन चला 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक, और तुलु वंश का शासन चला 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक, और अरविडु वंश का शासन चला 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आप लोग देखिए सबसे पहले संगम वंश, और संगम वंश का स्थापना या संस्थापक थे दोस्तों हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, दो सगे भाई। फिर इसके बाद बुक्का प्रथम के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो बुक्का प्रथम को दोस्तों वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि मिली थी, या बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। फिर बुक्का प्रथम का पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था कंपन, और कंपन की मदुरई जीत पर कंपन की पत्नी जिनका नाम था गंगा देवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मदुरई विजयम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर बुक्का प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ दोस्तों संगम वंश का देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम था निकोलस कॉन्टी, और निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था दोस्तों इटली से, और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा संगम वंश से देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और देवराय द्वितीय ने कुछ उपाधियां धारण की जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देवराय द्वितीय ने गजवेटकर और इमाद देवराय की उपाधि धारण की, और देवराय के शासनकाल में एक फारसी यात्री दोस्तों उनके दरबार में आया जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहते थे तेलुगु कवि श्रीनाथ जी। फिर इसके बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से सुलु वंश, और सुलु वंश में बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका शासन चला था 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक, और सुलु वंश का संस्थापक या सुलु वंश की स्थापना की गई सुलु नरसिंह के द्वारा। फिर सलु वंश के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तुलु वंश, और तुलु वंश का शासन चला 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक, और तुलु वंश की स्थापना की गई वीर नरसिंह के द्वारा। फिर तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक हुए दोस्तों कृष्णदेव राय, जिनका शासन चला था 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक। और कृष्णदेव राय के बारे में पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें विजयनगर का महानतम शासक कहा जाता है, और इनकी मुख्य उपलब्धि आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने कुछ उपाधि धारण की जिसमें थी अभिनव भोज और आंध्र भोज। तो अभिनव भोज एवं आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई कृष्णदेव राय के द्वारा। फिर बाबर ने कृष्णदेव राय की चर्चा दोस्तों अपनी आत्मकथा बाबर नामा में की, अर्थात बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय की चर्चा की, या तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उनकी प्रशंसा की। फिर गोलकुंडा के युद्ध में कुतुब शाह को हरा दिया था कृष्णदेव राय ने। तो ये कुछ कृष्णदेव राय की उपलब्धियां थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साहित्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कृष्णदेव राय से। तो अष्ट दिग्गज कवि अर्थात 8 महान तेलुगु कवि रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, और इन्हीं 8 महत्वपूर्ण कवियों में से तो दोस्तों तेनाली राम, जिन्हें दरबारी विदूषक कहा जाता था। तो तेनाली राम भी कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर कृष्णदेव राय ने दोस्तों एक रचना की या ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अमुक्त माल्यद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि कृष्णदेव राय ने एक रचना की या एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अमुक्त माल्यद। इसके बाद कृष्णदेव राय ने दोस्तों कुछ मंदिरों की स्थापना की जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया कृष्णदेव राय जी ने। फिर कृष्णदेव राय के दरबार में विदेशी यात्री आए दोस्तों, डिमोंगो पायस और बारबोसा। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा ये विदेशी यात्री आए कृष्णदेव राय के दरबार में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तालीकोटा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच में। और इस युद्ध में विजयनगर की दोस्तों पराजय हो गई, और इस युद्ध में विजयनगर के सेना नायक थे राम राय। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच में, जिसमें विजयनगर का नेतृत्व कर रहे थे विजयनगर के सेना नायक राम राय। और इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई या पराजय हुई, और इस युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य दोस्तों कमजोर हो गया, और तालीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर साम्राज्य के पतन के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अरविडू वंश, जिसका शासन चला 1570 से लेकर 1672 तक, और अरविडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल, और इनकी राजधानी थी पेनुकोंडा, और इसका अंतिम शासक हुआ दोस्तों श्रीरंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य के बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण साम्राज्य आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य का शासन चला दोस्तों 1627 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनका शासनकाल 17वीं और 18वीं शताब्दी में था, और इनका उद्देश्य था हिंदवी स्वराज्य का, और इनकी राजधानी थी रायगढ़, और अंतिम पेशवा हुआ दोस्तों मराठा साम्राज्य का बाजीराव द्वितीय। इसके बाद सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ दोस्तों 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग के किले में, और शिवाजी महाराज की माता का नाम था जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोंसले, और इनके गुरु का नाम था दोस्तों दादाजी कोंडदेव, और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास जी। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले शिवाजी से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग शिवाजी के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है तोरण का किला, शिवाजी ने जीत लिया 1646 ईस्वी में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कोंढाणा या सिंहगढ़ के किले को जीत लिया शिवाजी ने 1647 ईस्वी में। फिर शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी 1659 ईस्वी में, और सूरत को लूटा दोस्तों शिवाजी ने 1664 में, और दूसरी बार फिर सूरत को लूटा 1670 में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सूरत की पहली लूट शिवाजी के द्वारा कब की गई, तो वो की गई 1664 में, और शिवाजी के द्वारा सूरत को दूसरी बार कब लूटा गया, तो वो लूटा गया 1670 ईस्वी में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में, और शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 ईस्वी में, और शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों 1674 में हुआ रायगढ़ के किले में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान परिषद या 8 मंत्री रहते थे, जिसमें पहला पद था पेशवा का जो कि होता था प्रधानमंत्री। फिर दूसरा था आमत्य जो कि होता था वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री। फिर तीसरा था सेनापति का पद जो कि होता था सेना का प्रमुख। फिर चौथा था सुमंत जो कि होता था दोस्तों विदेश मंत्री, और इसके बाद था सचिव जो कि होता था पत्राचार,
फिर इसके बाद था न्यायाधीश, जो कि होता था न्याय मामलों का अधिकारी। फिर इसके बाद था पंडित राव, जो कि होता था धार्मिक मामलों का प्रमुख। फिर इसके बाद था वाकाया निवेश, जो कि होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। फिर कर व्यवस्था में आप लोग ध्यान में रखिएगा शिवाजी के कि यहाँ पर कर लिया जाता था चौथा, मतलब कुल आय का 1/4, और एक था सरदेशमुखी, जो कि था कुल आय का 1/10। तो ये कर व्यवस्था थी शिवाजी के शासनकाल में। फिर मराठा नौसेना का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों शिवाजी को, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मराठा नौसेना के संस्थापक हो गए शिवाजी, और उनके समय में उसके प्रमुख थे कान्होजी आंग्रे। इसके बाद शिवाजी के बाद दोस्तों जो वास्तविक शक्ति थी मराठाओं की, वो पेशवाओं के हाथ में चली गई, और पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी पुणे। फिर इसके बाद कुछ प्रमुख पेशवाओं के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि बालाजी विश्वनाथ से पेशवा सत्ता की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद है बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा थे, क्योंकि दोस्तों बाजीराव प्रथम कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पेशवा आप लोग ध्यान में रखिएगा बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पेशवा और मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिर मराठा शक्ति दोस्तों अपने चरम पर थी, कब? तो जब उसका पेशवा थे बाजीराव प्रथम। इसके बाद एक युद्ध आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध, और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई और मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में। और इस युद्ध में जो अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली था वो दोस्तों विजयी रहा, और मराठाओं की हार हो गई थी। और इसी युद्ध में पराजय के बाद दोस्तों मराठा साम्राज्य एकदम कमजोर पड़ गया और उसका पतन हो गया। फिर इसके बाद मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों कुछ युद्ध हुआ जिसे हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसे बस आप लोग सीधे सीधे ध्यान में रखिएगा कि पहला या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो ये होता है दोस्तों 1775 से लेकर 1782 के बीच में, मतलब यह युद्ध चलता है लगभग 7 वर्षों तक। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो ये होता है 1803 से लेकर 1805 तक, और इसी युद्ध में दोस्तों हुई बसीन की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बसीन की संधि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1803 से जो कि चला था 1805 तक। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1818 तक, और 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य दोस्तों हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग दोस्तों लेटर मुगल काल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेटर मुगल काल ये चला 1707 से लेकर 1857 तक। फिर इसके बाद लेटर मुगल काल के कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है बहादुर शाह प्रथम, और इसने जजिया समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद है जहांगीर शाह, ये दोस्तों एक कमजोर शासक साबित हुआ। फिर इसके बाद है फारूक सियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ये दोस्तों कला का प्रेमी था और राजनीतिक रूप से कमजोर था। फिर इसके बाद है अहमद शाह बहादुर, और इसके ऊपर दोस्तों अफगान आक्रमण हुए।
फिर उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, और इसने बक्सर के युद्ध में दोस्तों पराजय झेली। और लास्ट मुगल बादशाह या अंतिम मुगल बादशाह हुआ दोस्तों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद लेटर मुगल काल से दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध और आक्रमण आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नादिर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया दिल्ली पर और उसे लूट लिया 1739 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, और इस युद्ध में हार के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई। फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, और इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआत हो गई दोस्तों। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, और इस युद्ध में हार के बाद मुगल सत्ता दोस्तों हमेशा के लिए समाप्त हो गई। फिर बक्सर के बाद मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नादिर शाह से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नादिर शाह ने 1739 में कोहनीर हीरा और तख्त ए तौस दोस्तों लूटकर दिल्ली से ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। फिर फारूक सियर ने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिया, जिसमें इसने 1765 में द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट व्यवस्था की शुरुआत की बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और इसके असफल होने के बाद जब 1857 का विद्रोह असफल हो गया तो 1857 में मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश महारानी के द्वारा। बस दोस्तों मध्यकालीन भारत में बस इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।